हेलो बच्चों, मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स पाठशाला। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हमें वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश समझने के लिए आप वो एक्सपेरिमेंट याद कीजिए जो आप छोटी क्लास में करते थे। जब आप एक स्केल लेते थे, प्लास्टिक की स्केल, और उसको जब आप बालों से रगड़ते थे तो उसके बाद अगर आप उसको छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो वो स्केल उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जब आप उसको बालों से रगड़ नहीं रहे हैं तब वो इनको आकर्षित नहीं कर रही है, लेकिन जब आप उसको बालों से रगड़ते हैं उसके बाद वो इनको आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि इस स्केल के पास कोई ऐसा गुण आ गया है जो पहले नहीं था। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आज से 2500 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने किया था। उन्होंने अंबर नामक एक पदार्थ को ऊन से रगड़ा और उसके बाद जब वो उसको छोटी छोटी हल्की वस्तुओं के पास लेकर गए तो वो उन वस्तुओं को आकर्षित कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा समय तक इसके बारे में बहुत ध्यान दिया नहीं गया। 16वीं शताब्दी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और उन्होंने देखा कि ना सिर्फ अंबर बल्कि कुछ और भी ऐसे पदार्थ थे जो इस तरह का गुण प्रदर्शित करते थे। जब हम उनको एक विशेष प्रकार के पदार्थ से रगड़ते थे तो उनके अंदर ये गुण आ जाता था कि वो छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तभी गिलबर्ट ने वस्तुओं के इस गुण का नामकरण किया और उन्होंने कहा कि ये वस्तुएं आवेशित हो गई हैं या इन्होंने आवेश ग्रहण कर लिया है। तो अगर गिलबर्ट के समय की बात करें तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब उसके बाद 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया कि दो तरह की छड़ ली। उन्होंने दो कांच की छड़ को लिया और दो आबनूस की छड़ ली। कांच की छड़ को उन्होंने रेशम से रगड़ा और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब इनको हम रेशम से रगड़ते हैं, इन दोनों छड़ों को, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और इन दो छड़ों को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अगर आप इसको समझें तो ये एक ही तरह के पदार्थ हैं और इनको एक ही तरह के पदार्थ से हम रगड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा वो समान प्रकृति का होगा। इसी तरह से इन कांच की छड़ों को भी हम एक ही तरह के पदार्थ से रगड़ रहे हैं और ये दोनों एक ही तरह के पदार्थ से बने हुए हैं। इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो आवेश आएगा वो भी कैसा होगा? समान प्रकृति का होगा। तो उन्होंने देखा कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसके बाद जब वो एक कांच की छड़ और आबनूस की छड़ को पास में लेके आए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। इनमें जो आवेश होगा वो अगर समान प्रकृति का होता, जैसा कि इन दोनों में था, इन दोनों में समान प्रकृति का आवेश था तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। इन दोनों में समान प्रकृति का आवेश था तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। अगर इसमें समान प्रकृति का आवेश है तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। तो उन्होंने ये माना कि इन दोनों के पास जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का है और तभी उन्होंने इनका नामकरण किया। दो प्रकार के उन्हें आवेश मिले, एक
जो कि कांच की छड़ के पास है और एक आवेश जो कि आग्नेय की छड़ के पास है। उन्होंने इसका नामकरण किया और कहा कि कांच की छड़ के पास जो आवेश है ये धन आवेश है और आग्नेय की छड़ के पास जो आवेश है वो ऋण आवेश है। तो आग्नेय की छड़ के पास ऋण आवेश, ये केवल उनका मानना था, आज हम उसको फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने इसको ऋण आवेश कहा होता है, इसको धन आवेश, तो हम उसको फॉलो कर रहे होते। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो हर जगह जैसा कन्वेंशन माना जा रहा है हमको वैसा ही मानना चाहिए। सब लोग इसको धन आवेश कहते हैं तो हमें भी इसको धन आवेश मानना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश और ऋण आवेश ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए। समान प्रकृति के आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो अब अगर हम परिभाषा दें वैद्युत आवेश की कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो परिभाषा निकल के क्या आएगी? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है और दूसरी आवेशित वस्तु के द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करती है। तो दोनों चीज़ें हैं, वैद्युत आवेश के गुण के कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं और वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। तो ये परिभाषा सुनने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि अगर ऐसा है कि दो आवेशित वस्तुएं ही एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, तो ऐसा क्या हो रहा था कि जब हम स्केल को बालों से रगड़ते थे तो मान लिया इसके ऊपर आवेश आ गया, लेकिन इन कागज को टुकड़ों को तो हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने आवेशित किया है, लेकिन ये तो वैसे ही है जैसे पहले थी। तो इसके ऊपर ये कैसे वैद्युत बल आरोपित कर पा रहा है? ये बात आप तब समझ पाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे आवेशन की विधियाँ, और उसमें मुख्यतः प्रेरण के बारे में जब हम आपको बताएंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे ये आवेशित स्केल इस अनावेशित कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वैद्युत आवेश समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है। तो हम पढ़ेंगे आवेशन का कारण। तो किसी वस्तु को आवेशित करने का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन है। कैसे? इसको समझने के लिए आप याद कीजिए जो आपने क्लास 11th में परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा है। परमाणु संरचना में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी परमाणु हो उसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसमें जो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इस नाभिक के साथ बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। ये आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनके साथ नाभिक के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन जो बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभी किसी पदार्थ में बहुत मजबूती से बंधा हुआ नहीं होता है। कुछ में ये मजबूती से बंधे रहते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो आप देखिए प्रोटॉन जो जिसके ऊपर धन आवेश होता है उसको आप किसी परमाणु से निकाल नहीं सकते।
सामान्य विधियों से ये संभव नहीं है। अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है तो प्रोटॉन को ना तो हम निकाल सकते हैं ना तो प्रोटॉन को दे सकते हैं। भाई आपको पता है कि सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु में समान होती है। तो अगर हमें इसे आवेशित करना है तो क्या करना होगा, या तो प्रोटॉनों की संख्या में कमी करें या वृद्धि करें, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि करें। तो प्रोटॉनों के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों को या तो हम इससे निकालें या तो इसमें लेके आए। तो देखिए कैसे होता है। अब सर्दियों में जब आपको ठंड लगती है तो पहला रिएक्शन आपका क्या होता है, हाथों को इस तरह से रगड़ना। अभी आप करके देखिए, जब आप हाथों को इस तरह से रगड़ेंगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी, ऊष्मीय ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है। तो आपने पढ़ा है ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो मान लेते हैं कि ये एक पदार्थ का परमाणु है और इसी तरह से यहाँ ये दूसरे पदार्थ का परमाणु है। यहाँ इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए जब हम इनको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों पदार्थ में से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में कम मजबूती के साथ बंधा हुआ है। तो ये जो ऊर्जा है मिल रही है दोनों को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जाएगा कहाँ, इस परमाणु के पास आ जाएगा, कहीं और तो जा नहीं सकता है। भाई दोनों कांटेक्ट में है, रगड़ रहे हैं, तो ये हवा में उड़ के कहीं बाहर तो नहीं चला जाएगा। दोनों को रगड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक वस्तु से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला गया। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और अधिकता किसकी हो गई, प्रोटॉनों की। तो इस परमाणु के पास कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। तो आपने यहाँ देखा कि किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण प्रोटॉन नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, इस वजह से ही कोई वस्तु धन आवेशित या ऋण आवेशित होती है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं वो धन आवेशित होगी और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आए हैं वो ऋण आवेशित हो जाएगी। इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आवेशन का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, याद रखिएगा। तो आपने देखा कि आवेशित तो ये वस्तुएं हो ही रही हैं, लेकिन एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्या इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं तो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। यानी ऋण आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और धन आवेशित वस्तुओं का द्रव्यमान थोड़ा सा घट जाता है। अब इसको आप स्केल रगड़ने के बाद तौलने मत लगिएगा कि सर यहाँ तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपको पता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो 2 4 10 हजार इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाएं, द्रव्यमान में नगण्य परिवर्तन होता है ना, ना के बराबर परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है ये जानिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ये भी समझिएगा। तो आपको दो बातें समझ में आई, क्या कि वैद्युत आवेश क्या होता है और किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं। तो अगली हेडिंग है आवेशन की विधियां। आवेशन की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहला आप देखते आ रहे हो घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घर्षण क्या होता है। वैसे आप समझ गए होंगे, उतनी देर से हम जब भी किसी वस्तु को आवेशित करने की बात करते हैं तो एक ही तरीका अपना रहे हैं। दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं और इससे एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो ये जो विधि है इसको हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की घर्षण में क्या होता है, पहली कौन सी है, घर्षण। घर्षण में हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं उसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अब अगर आप देखें, मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें गए हैं, तो यहाँ पे जो आवेश आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉनों के धन आवेश के बराबर, और यहाँ पर जो आवेश आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉनों के ऋण आवेश के बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, समान होता है। तो इसके ऊपर जितना धन आवेश आएगा उतना ही इसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। तो आवेशन की विधि में दोनों के ऊपर विपरीत प्रकृति के और समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है। दूसरी विधि है चालन। चालन में मान लीजिए आपके पास 2 चालक पदार्थ हैं, गोलीय चालक, चालक आप जानते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसको हम कहते हैं चालक, और जिसमें जो विद्युत धारा को प्रवाहित ना करे वो अचालक। तो 2 चालक पदार्थ हमने लिए, मान लेते हैं कि ये धन आवेशित है, ठीक है। अब अगर इन दोनों चालक पदार्थों को हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें तो क्या होगा, इसका कुछ धन आवेश इसके पास चला जाएगा, धनावेश का मतलब क्या है, इसके पास जब हम कहते हैं धनावेश तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी। तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चले आए तो इसके पास धनावेश की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं इस वजह से इसके पास धनावेश आ गया थोड़ा सा। तो ये जो विधि है इसको हम कहते हैं चालन। जब 2 चालक वस्तुओं को हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाए, ये जो विधि है इसको हम कहते हैं चालन। आप इसमें देखेंगे कि घर्षण में आप देख रहे थे कि विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन चालन में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, समान मात्रा में होना आवश्यक नहीं है। जो चालक बड़ा होगा वो ज़्यादा आवेश रख पाएगा अपने पास, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके पास आवेश की मात्रा अधिक होगी। इस वजह से समान मात्रा यहाँ पे नहीं होगी। अगर दोनों बराबर हैं तो हो सकती है समान मात्रा, लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों समान मात्रा में आवेश रख रहे हैं। इनके पास समान मात्रा में और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इसमें समान प्रकृति के आवेश हैं लेकिन मात्रा समान होना आवश्यक नहीं है। और तीसरी जो विधि है ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, इसका नाम है प्रेरण। मान लीजिए आपके पास एक गोलीय चालक है, 2 हैं। इस गोलीय चालक के पास आवेश है, कोई भी धन आवेश या ऋण आवेश कुछ भी मान सकते हैं आप। मान लेते हैं धन आवेश है। अब हम इस गोलीय चालक को इस गोलीय चालक के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने इन दोनों को पास में रख दिया। अब ये चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ धन आवेश है, दोनों को हमने कनेक्ट नहीं किया, याद रखिएगा। तो इस पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस धन आवेश की ओर आकर्षित होंगे। हमने देखा है कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश की ओर आकर्षित होंगे, तो इस क्षेत्र में कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस ओर से इधर आए हैं तो इधर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। अब अगर इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो धन आवेश पूरा इस अर्थ में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी को हम ये मानते हैं कि उसके पास अनंत मात्रा में आवेश है। आप जितना चाहे धनावेश या ऋण आवेश दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये धनावेश पृथ्वी में चला गया। धनावेश जाने का मतलब है कि यहाँ पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में आ गए हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर धनावेश यहाँ जा सकता है तो ऋणावेश क्यों नहीं जा सकता? ऋणावेश इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि इस ऋणावेश को ये धनावेश अपनी ओर खींचे हुए हैं, ये इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस वजह से ये ऋणावेश पृथ्वी पे नहीं जाएंगे। अब हम ये कर सकते हैं कि इसका कनेक्शन यहाँ से हटा दें। अब इसमें कैसा आवेश बचा? ऋण आवेश। अब अगर आप इसको भी यहाँ से हटा दें तो क्या होगा? ये ऋण आवेश अब तो कोई इधर खींचने वाला नहीं है। क्या होगा? पूरे पदार्थ में एक समान रूप से फैल जाएंगे। तो हमने इसको आवेशित कर दिया, लेकिन बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए। इसमें हम दोनों वस्तुओं को रगड़ रहे थे, इसमें चालक तार द्वारा कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को संपर्क में नहीं किया, दोनों संपर्क में नहीं आए, फिर भी आवेशित हो गए। इसके ऊपर कैसा आवेश था? धन आवेश। और इसके ऊपर कैसा आवेश आया? ऋण आवेश। यानी प्रेरण में भी विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। आपको समझ में आया होगा घर्षण क्या है, चालन क्या है और प्रेरण क्या है। घर्षण में हम एक दूसरे को रगड़ते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। चालन में हम एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। प्रेरण में हम संपर्क में नहीं लाते हैं और कैसा आवेश उत्पन्न होता है? विपरीत प्रकृति का। ठीक है, तो आवेशन की विधियां आप समझ गए। तो प्रेरण समझने के बाद अब आप समझ पाएंगे कि कैसे एक आवेशित स्केल अनावेशित कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इसको समझाने के लिए कागज का टुकड़ा मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, केवल ताकि आपको दिखाई दे क्या हो रहा है इसमें। इसको जूम किया है हमने, ठीक है ये छोटा है। तो होता क्या है इसमें, जब ये आवेशित है, मान लीजिए इसके ऊपर धन आवेश आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये धन आवेशित है तो क्या होगा? इस कागज के टुकड़े के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसकी ओर आकर्षित होंगे, यानी इधर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। और इधर कैसा? धन आवेश। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इस ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि धन आवेश से ऋण आवेश इसके स्केल के ज़्यादा नज़दीक है, तो ऋण आवेश के लिए जो आकर्षण होगा वो अधिक होगा धन आवेश के लिए जो प्रतिकर्षण है उसकी तुलना में। यानी ये स्केल इसके ऊपर आकर्षण बल अधिक लगाएगी और प्रतिकर्षण बल कम। तो इसकी वजह से ये कागज का टुकड़ा इस स्केल की तरफ आकर्षित होता है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रेरण में आपने देखा था। उसी तरह से ये कागज का टुकड़ा भी इस जो कि अनावेशित है, अगर आप इसमें देखें तो इधर जो धन आवेश है, इधर जो ऋण आवेश है, अगर इसको देखें तो कुल आवेश क्या है? शून्य है। इसके ऊपर ये आवेशित है, तो एक आवेशित स्केल एक अनावेशित कागज के टुकड़े को कैसे आकर्षित करती है ये आपको समझ में आया होगा। अब आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़ा। सबसे पहला वैद्युत आवेश, दूसरा आवेशन का कारण और तीसरा आवेशन की विधियाँ। यानी 3 ऑप्शन हैं आपके पास। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन तीनों में आपको सबसे अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर पहला समझ में आया तो वो कमेंट कीजिए,
दूसरा तो उसको, अगर तीनों समझ में आए हैं तो उसको, अगर कोई समझ में नहीं आया है तो उसको भी आप बताएंगे ताकि अगली क्लास में इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।